नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी मज़ेदार खबर से करते हैं जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और साथ ही ये भी समझ आएगा कि अब इस देश की जनता कितनी जागरूक हो चुकी है, कितनी समझदार हो चुकी है और अब उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ज़रा सोचिए दोस्तों, आप जानते हैं ना हमारे देश की सबसे ईमानदार पत्रकार कौन है? हमारे देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार कौन है? हमारे देश की सबसे तटस्थ पत्रकार कौन है? जी हाँ, मेरा इशारा आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप जी की तरफ है, जिन्हें मेरे जैसे लाखों लोग प्यार से ये उपाधि देते हैं क्योंकि उनकी पत्रकारिता वाकई कमाल की है। उनके सवाल वाकई बहुत तीखे होते हैं और वे बीजेपी के नेताओं से वो सवाल पूछती हैं जो शायद ही कोई और पूछता हो। अरे माफ़ कीजिएगा दोस्तों मैं तो मजाक कर रहा था। असली बात यह है कि अंजना ओम कश्यप जी की पत्रकारिता को लेकर के पूरे देश में काफ़ी चर्चा रहती है और लोग उन्हें गोदी मीडिया का चेहरा मानते हैं। लेकिन हाल ही में उनके ही शो में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी की पूरी बीजेपी का सार्वजनिक रूप से पोपट कर दिया है। ऐसा पोपट हुआ है कि देखने वाले देखते रह गए। ऐसा खेला हुआ है कि बीजेपी के लोग सख्ते में आ गए हैं और ऐसा बदलाव दिखा कि आज तक के स्टूडियो में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि भैया अब मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना हम समझते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इतना तहलका मचा दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अंजना ओम कश्यप जी ने एक नया शो शुरू किया है जिसका नाम है बहस बाजीगर, और इस शो में किस तरह का नया फॉर्मेट है जिसमें जनता का सीधे सीधे रोल होता है। मैं आपको बताऊंगा कि उस शो में कैसे शुरुआत में बीजेपी का पलड़ा भारी था लेकिन धीरे धीरे पूरा खेल कैसे बदल गया। मैं आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कैसे ऐसे ऐसे तंज कसे और तर्क रखे कि पूरा माहौल ही पलट गया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जनरेशन जेड यानी कि आज के युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस घटना से ये साफ हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या 2027 में चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है? इन सब सवालों का जवाब आपको आगे की वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मानते हैं कि जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस शो के नए फॉर्मेट को समझ लेते हैं। अंजना ओम कश्यप जी ने हाल ही में एक नया शो लॉन्च किया है जिसका नाम है बहस बाजीगर। इस शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि एक तरफ अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बैठे होते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है और भी पार्टियों के लोग हैं। ये सब लोग अपने अपने पार्टी की राय रखते हैं, अपने तर्क पेश करते हैं और एक दूसरे से बहस करते हैं। इस शो में जज भी होते हैं जो कि सीनियर पत्रकार होते हैं। ये पत्रकार भी इंडिया टुडे ग्रुप के ही होते हैं, यानी अंजना जी की अपनी ही टीम के लोग होते हैं और सामने बैठी होती हैं जनता, असली जनता, जिसमें ज़्यादातर लोग जनरेशन जेड यानी कि जेनजी समुदाय से होते हैं। ये वो युवा हैं जो आज सोशल मीडिया पर राज करते हैं, जो इंस्टाग्राम पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो आज के दौर में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अब इस शो में एक बहुत ही दिलचस्प फीचर है वोटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग सिस्टम ऐसा है कि जनता अपना समर्थन या विरोध दिखा सकती है। इसके लिए दो रंगों के गमछे रखे गए हैं। लाल रंग का गमछा सत्ता पक्ष का समर्थन दिखाता और नीले रंग का गमछा विपक्ष का समर्थन दिखाता है। इसके अलावा एक मोबाइल वोटिंग सिस्टम भी है जहां लोग हाँ या ना में अपनी राय दे सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही लोकतांत्रिक माहौल बनता है, असली जनता का असली फैसला सामने आता है और यही इस शो की सबसे बड़ी खासियत है। अब आइए बात करते हैं उस ऐतिहासिक एपिसोड की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस एपिसोड में राम मंदिर की लूट का मुद्दा था, नीट पेपर लूट का मुद्दा था, उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा था, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा था और भी कई गंभीर मुद्दे थे। जब शो शुरू हुआ तो जो माहौल था वो कुछ अलग ही था। जब शुरुआत हुई, जब कैमरा ऑडियंस की तरफ घूमा तो वहाँ ज़्यादातर लोगों के गले में लाल गमछा दिख रहा था। लगभग 70% लोग लाल गमछा पहने हुए थे, यानी सत्ता पक्ष के समर्थन में थे, और सिर्फ 30% लोग नीले गमछे में थे, यानी विपक्ष के समर्थक थे। अब ये देख करके कोई भी कह सकता था कि भाई साहब ये तो मामला एक तरफा है, सत्ता पक्ष की जीत पहले से ही तय है, बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, उनके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान थी, उन्हें लगता था कि आज वो आसानी से बाजी मार लेंगे। अंजना ओम कश्यप
कश्यप जी भी काफ़ी खुश दिख रही थी। उन्हें लगा कि आज तो उनके पसंदीदा दल की ही जीत होने वाली है। लेकिन जैसा कहते हैं ना दोस्तों, खेल अंत तक होता है। असली खेल तो आगे शुरू होने वाला था। जैसे जैसे बहस शुरू हुई, जैसे जैसे तर्क रखे जाने लगे, जैसे जैसे मुद्दे आने लगे, माहौल बदलता गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मंच पर थे और उन्होंने जो तंज कसे, बहुत देर कर दी जो होगी आपने। सटीक तर्क रखे, जो आपको आना चाहिए था जब चुनाव पैने के सवाल पहले। पूछे, और वो हमारे वाकई साथी अभी कमाल कह के रहे थे। थे उन्होंने कि बीजेपी के ये हर जब दावे की सबको धज्जियां अवार्ड उड़ा कर दी। रहे हैं, उन्होंने कूद पड़ो हर राष्ट्र बड़े निर्माण दावे में। की अरे पोल खोल जनता तो करके रख राष्ट्र दी। निर्माण में उन्होंने कूद पड़ रही है, जनता के विपक्ष तो असली कूद पड़ रहा मुद्दों है। को इस लेकिन तरह से सत्ता वाले सामने कब रखा कूदेंगे? कि सुनने वो वाला चुनाव हर लड़ेंगे इंसान खाली क्या? सोचने पर जब तक मजबूर चुनाव होगा। लड़ेंगे तब तक उन्होंने उन्हें नीट याद पेपर आएगी लीक नहीं का कि देश मुद्दा के अंदर उठाया। क्या उन्होंने होने वाला पूछा है। कि भाई भाई आप चुनाव लड़ 22 रहे थे, लाख आप 5 छात्र इस राज्यों में पेपर चुनाव हो रहा था, लीक तब से तो प्रभावित हुए। हेलीकॉप्टर। उनका साल बर्बाद हो गया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति टूट गई। उनके सपने चकनाचूर हो गए। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये कैसी जवाबदेही है? ये कैसा शासन है? इसके बाद उन्होंने देश की सैनिटेशन व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हेल्थ सिस्टम की हालत बताई और एक एक करके वो सभी मुद्दे रखे जो आज के युवाओं से सीधे जुड़े हुए हैं। अब इन मुद्दों का असर सीधे ऑडियंस पर पड़ा, क्योंकि वहाँ जो जेनजी युवा बैठे थे वो खुद इन सब समस्याओं से जूझ रहे थे। वो खुद बेरोजगार थे, वो खुद पेपर लीक के शिकार थे, वो खुद महंगी शिक्षा का बोझ ढो रहे थे, वो खुद बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रहे थे। उन्हें ये बातें सीधे अपने दिल पर लगी। उन्हें लगा कि कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है, कोई तो है जो हमारे दर्द को समझ रहा है, कोई तो है जो हमारे लिए लड़ रहा है। और यहीं से शुरू हुआ माहौल का बदलाव। ऑडियंस में हलचल शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों ने अपने गले के लाल गमछे उतारने शुरू कर दिए और उनकी जगह नीले गमछे डाल लिए। ये दृश्य देख करके बीजेपी प्रवक्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें, क्या तर्क रखें। उनके पास अनुराग भदौरिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ रटे रटाए बयान थे, सिर्फ पुराने नारे थे, सिर्फ खोखले वादे थे जो पहले से ही जनता सुन सुन करके थक चुकी थी। अब इस माहौल को देख करके अंजना ओम कश्यप जी भी थोड़ी असहज होने लगी, क्योंकि ये उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हो रहा था। उन्होंने कई बार बहस को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कई बार जो बीजेपी आपने दिया प्रवक्ता है को बजट मत मौका जरूरी है। देने की कोशिश की। उन्होंने बजट कई मत बार जरूरी अनुराग भदौरिया को बिल्कुल है, रोकने की कोशिश लेकिन की, ये तो लेकिन आपने अपने अब ऊपर बहुत लागू देर करना हो चाहिए था ना। चुकी मैंने थी। पहले ही बोला, जनता बहुत का देर मन कर बन दी चुका हुजूर था, आपकी जनता का आके फैसला कि आ बजट चुका मत था और करो। शायद आपको देना यही था वजह थी बजट कि मत, इस लेकिन बार पहले वो देना कुछ था ना नहीं जब कर चुनाव के पाए, पहले। क्योंकि शो वो क्यों नहीं दिया लाइव आपने? था, सब सवाल ये कुछ है। ये ऑन हाँ कहने रिकॉर्ड लगे था थे और हाँ। जनता सीधे कैमरे के सामने थी। अगर ये पहले से रिकॉर्ड किया गया होता तो हो सकता था कि गमछे का रंग ही बदल दिया जाता। हो सकता था कि ऑडियंस को समझा बुझा करके गमछा बदलवा लिया जाता। हो सकता था कि वोटिंग का आंकड़ा ही बदल दिया जाता। हो सकता था कि बहस के कुछ हिस्से एडिट करके हटा दिए जाते। लेकिन शुक्र है कि ये शो लाइव था, इसीलिए सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया, सब कुछ जनता के सामने आ गया और सच्चाई कैमरे में कैद हो गई। अब बात करते हैं उस अंतिम परिणाम की जो वाकई हैरान कर देने वाला था। शो की शुरुआत में जो आंकड़ा 70 बनाम 30 का था, जिसमें सत्ता पक्ष आगे था, वो शो के अंत तक पूरी तरह से पलट गया। जब शो खत्म हुआ, जब फाइनल वोटिंग का परिणाम आया, तो आंकड़ा था 80 बनाम 20। और इस बार 80% लोग विपक्ष के साथ थे और सिर्फ 20% लोग सत्ता पक्ष के साथ थे। हाँ दोस्तों, ये वो 80-20 नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी कहते थे। ये वो 80-20 नहीं है जिसमें हिंदू और मुसलमान का बंटवारा होता था। यह जनता का असली 80-20, जिसमें 80% जनता विपक्ष के साथ है और सिर्फ 20% सत्ता पक्ष के साथ है। यानी जनता का साफ साफ मन है कि अब बदलाव चाहिए, अब इस सरकार से छुटकारा चाहिए, अब इस तरह के शासन से मुक्ति चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये किसी पक्षपाती सर्वे से नहीं आया है, ये किसी फेक न्यूज से नहीं आया है, ये किसी फर्जी वेबसाइट से नहीं आया है, ये सीधे आज तक के ही शो में आया है। अंजना ओम कश्यप जी के सामने आया है, उन्हीं की ऑडियंस से आया है। इसीलिए इसे झुठलाया नहीं जा सकता, इसे नकारा भी नहीं जा सकता, इसे टाला भी नहीं जा सकता दोस्तों। अब इस पूरी घटना का सबसे बड़ा मतलब क्या है दोस्तों, समझते हैं? इसका मतलब यह है कि अब जनता का मन बन चुका है। अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब जनता को ये सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा संकेत है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और जब आज तक जैसे चैनल में भी ये बदलाव दिख रहा है, तो असली जनता में क्या हो रहा होगा, असली गांव में क्या हो रहा होगा, असली शहरों में क्या हो रहा होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं।
अब आते हैं इस पूरी कहानी के तीन सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। पहला पहलू यह है कि ये पूरा खेल हुआ है अंजना ओम कश्यप जी के सामने, और अंजना जी अपनी टीम और अपने शो में बीजेपी को भी नाराज नहीं होने देती। ये बात किसी से छुपी नहीं है, हर मीडिया विशेषज्ञ ये जानता है, हर पत्रकार ये जानता है, हर दर्शक ये जानता है। फिर भी ये बदलाव उनके सामने हुआ। इसका मतलब है कि अब परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि अंजना ओम कश्यप जी भी इसे रोक नहीं पाई, और शायद आगे भी रोक न पाए। क्योंकि अब बात अंजना ओम कश्यप जी की नहीं है, अब बात पूरे देश की है। अब बात उन करोड़ों लोगों की है जो परेशान हैं, जो सत्ता से नाराज हैं, जो बदलाव चाहते हैं। और दूसरा पहलू यह है कि ये बदलते हुए माहौल का सीधा संकेत है। ये डिसेंट यानी कि असहमति को दिखाता है। ये बताता है कि किस तरह से जनता अपने फैसले खुद ले रही है। ये बताता है कि अब जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये बताता है कि अब जनता गोदी मीडिया के झूठ में नहीं फंस रही। ये बताता है कि अब जनता असली मुद्दों पर बात करना चाहती है। और जब जनता खुद से सोचने लगे, जब जनता खुद फैसले लेने लगे, जब जनता अपनी आवाज़ खुद उठाने लगे, तो किसी भी सत्ता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होता है। क्योंकि सत्ता तो टिकती ही है जनता की चुप्पी पर, और जब वो चुप्पी टूट जाती है तो सत्ता को जाना ही पड़ता है। और तीसरी सबसे बड़ी पहलू ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव अगर ऐसा ही माहौल अगले 1.5 साल तक रहा, अगर ऐसी ही नाराजगी जनता में बनी रही, अगर इसी तरह से युवा सत्ता के खिलाफ खड़े होते रहे, तो शायद योगी आदित्यनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएं। हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान है, ये अभी सिर्फ संभावना है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की हवा बह रही है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब अगर बीजेपी को सत्ता बचानी है, अब अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने रहना है, तो उन्हें असली मुद्दों पर काम करना होगा। बेरोजगारी पर काम करना होगा, शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा, पेपर लीक रोकने होंगे, और सबसे बड़ी बात, नफरत की राजनीति बंद करनी होगी। अगर वो ये नहीं करते हैं, अगर वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर वो सिर्फ जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, अगर वो सिर्फ बुलडोजर चलाते रहे, तो जनता उन्हें वहीं पहुंचा देगी जहां उन्हें सत्ता के विरोधियों को पहुंचाया है, यानी सत्ता के बाहर। अब आते हैं इस पूरे एपिसोड के व्यापक मायने पर। सोचिए दोस्तों, ये एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं रोज हो रही हैं। हर जगह बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जंतर मंतर पर हो रहा छात्रों का प्रदर्शन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे छोटे बड़े शहरों में हो रहा विरोध प्रदर्शन हो। हर जगह जनता बीजेपी से सवाल पूछ रही है, हर जगह बीजेपी के नेता असहज हो रहे हैं, हर जगह सरकार के पास जवाब नहीं है। अब ये जो माहौल बना है, ये यूं ही नहीं बना है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि बेरोजगारी, करोड़ों युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं और सब के सब अपने सपने टूटते देख रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है महंगाई। हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, दाल चावल आटा सब महंगा हो गया है, सब्जियों के दाम बेकाबू हो गए हैं, गैस सिलेंडर कब बढ़ जाएगा कोई नहीं जानता, और इस सब के बीच सरकार चुप है। तीसरा बड़ा कारण है शिक्षा। जो भविष्य की नींव है, वही नींव कमज़ोर हो रही है। सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, यूपी में 20,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए हैं, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। चौथा बड़ा कारण है स्वास्थ्य। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स की कमी है, मरीज सड़कों पर मर रहे हैं, गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है, अमीर विदेश जाकर के इलाज करा रहे हैं, और बीच का मध्य वर्ग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई एक बीमारी में लगा देता है। इन सब समस्याओं के बीच में सरकार बस मंदिर मस्जिद की राजनीति में लगी है, सरकार बस हिंदू मुसलमान करने में लगी है, सरकार बस अपनी विदेशी यात्राओं में लगी है, सरकार बस सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवाने में लगी है। अब जनता इस सब से थक चुकी है, जनता अब बदलाव चाहती है, और यही बदलाव अब आज तक के स्टूडियो तक पहुंच गया है। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, ये एक छोटी सी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। जब लोकतंत्र में जनता जागती है तो किसी की सत्ता बच नहीं सकती। जब जनता अपना मन बना लेती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जब जनता बदलाव चाहती है तो वो बदलाव लाकर ही दम लेती है। इतिहास इसका गवाह है दोस्तों। चाहे आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जी हों, चाहे कांग्रेस की वो सरकारें जो भ्रष्टाचार में डूब गई थी, हर बार जनता ने सत्ता को धूल चटाई है। और अब बारी है मौजूदा सरकार की, अब बारी है उन सब नेताओं की जो जनता के मुद्दों से दूर रहे हैं, अब बारी है उन सब लोगों की
जिन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप भी इस सिस्टम में सुधार लाना चाहते हैं, तो जागिए, बोलिए, सवाल पूछिए, अपने हक के लिए लड़िए, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखिए, सच्ची खबरों को शेयर कीजिए, झूठी खबरों का पर्दाफाश कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है? क्या आप मानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने वाली है? क्या आप मानते हैं कि गोदी मीडिया का दौर खत्म होने वाला है? क्या आप मानते हैं कि अनुराग भदौरिया जैसे प्रवक्ताओं की ज़रूरत हर पार्टी को है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात देश के कोने कोने तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जनता, जय जनरेशन जेड।